गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 देख रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारी जो वेव है, किरणें कौन कौन सी हैं? गामा किरणें, इससे पहले आपने अल्फा किरणें पढ़ी थी। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, ये सब आप जानते होंगे। तो कौन कौन सी हैं? गामा किरणें, एक्स किरणें। एक्स किरणें का प्रयोग कहाँ होता है? एक्सरे में। जब हमारी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं तो हम लोग एक्सरे करवाते हैं, तो वो जो एक्सरे होता है उसी में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। यूवी किरणें, इसको हम क्या बोलते हैं? यूवी किरणों को ही हम पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा। IR किरणें, IR किरणों का प्रयोग कहाँ होता है? आप जो टीवी का रिमोट इस्तेमाल करते हैं तो रिमोट से जो किरण निकलती है वो क्या है? IR किरणें होती हैं। एक चीज़ और, अगर आप कैमरे से टीवी के रिमोट को देखेंगे तो ये आपको IR किरणें कैमरे से दिखाई देंगी। ठीक है, विजिबल किरणें। विजिबल किरणें तो आप सभी को पता होगा, 7 तरह की होती हैं। क्या? विबग्योर, ठीक है ना। इस विजिबल किरणें, विबग्योर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेत तरंग या श्वेत प्रकाश बोलते हैं ना। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, श्वेत तरंग और श्वेत प्रकाश का हम लोग प्रयोग किए थे स्पेक्ट्रम में, एटम स्पेक्ट्रम में। ठीक है, फिर आप रेडियो वगैरह सुनते होंगे तो उसमें कौन सी किरणें इस्तेमाल होती हैं? रेडियो वेव। आप समोसा खाते होंगे, जब ठंडा हो जाता होगा तो उसको आप लोग माइक्रोवेव में गर्म करते होंगे। तो माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो कौन सी किरणें निकलती हैं? माइक्रोवेव। तो ये सारी किरणें हैं जो कि आप सब जानते हैं और हमें इसको आगे डिटेल्स में पढ़ना है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या कहता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब सपोज दैट कोई आवेश है, आवेश को Q से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा। कोई आवेश है और वहां पे वेग जो है स्थिर आवेश है। ठीक है, कोई स्थिर आवेश है, आवेश को Q और हम यहाँ पे वेग जो है वो 0 लिखा है। वेग को हम V से डिनोट करते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, तो कोई स्थिर आवेश है तो ये क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र को हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? सपोज दैट कोई आवेश है, ये एक सूक्ष्म वेग से चलता है, नियत वेग से चलता है। ठीक है, सूक्ष्म वेग से चलता है, नियत वेग से चलता है। तो ये क्या करता है?
विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। एंड तीसरा क्या करता है, सपोज दैट कोई आवेश है और ये अनियत वेग से चलता है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नियत वेग से चल रहा है और ये अनियत वेग से चल रहा है। दैट मीन्स त्वरित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र और रेडिएशन भी देगा। ठीक है, रेडिएशन भी देगा। एक बार ध्यान से समझिएगा आप लोग, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है। कोई आवेश है, वो स्थिर अवस्था में है, स्थिर वेग से गति कर रहा है, तो वो हमें क्या देगा, विद्युत क्षेत्र देगा। यदि कोई आवेश है, वो नियत वेग से चल रहा है, नियत वेग से गति कर रहा है, तो वो हमें विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी देगा। लेकिन यदि कोई आवेश है, वो अनियत वेग से चल रहा है, त्वरित हो रहा है, अपरिवर्तित हो रहा है, दैट मीन्स उसका जो वेग है वो बदल रहा है, तो वो हमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और रेडिएशन ये तीनों देगा। ठीक है, और जो हमें ये विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और रेडिएशन दे रहा है, ये तीनों का जो कंबाइंड फॉर्म है, इसी को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और रेडिएशन जहाँ तीनों कंबाइंड फॉर्म में हो, उसी को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब देखिए क्या सब, हम इसको वेव के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, हमारा वेग हमारा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग जो है, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। वो कैसे, आइए समझते हैं। ये क्या कह रहा है, ये हमारा ई है, ये हमारा बी है और ये हमारा बी है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और ये हमारा आवेश है। ये क्या कह रहा है, वी बी, वी जो है हमारा बी के लंबवत है और बी जो है हमारा ई के लंबवत है। ठीक है, सपोज दैट ये हमारा वी है, ठीक, इसके लंबवत क्या है, ये हमारा ई हुआ, और ये बी जो है हमारा ई के लंबवत है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये वी है, इसके 90 डिग्री से हमारा ई है। अगर बी और ई को देखें तो ये हमारा 90 डिग्री पे है। ई और बी को देखें तो ये हमारा 90 डिग्री पे है, ये हमारा ई है और बी है। और बी और वी को देखें
तो ये भी हमारा 90 डिग्री है। अगर हम इसको ऐसे घुमा देते हैं तो देख रहे होंगे ये हमारा V है और ये हमारा B है, ये तीनों हमारा क्या है 90 डिग्री पे है। ठीक है, अब हम इसको अगर वेव के फॉर्म में देखें तो समझते हैं। ठीक है, ये हमारा बना। ये हमारा क्या है E है। ठीक है, ये हमारा क्या है E है। अब देखिए अगर हमें B को शो करना होगा तो हमारा B भी इसी में बनेगा। वो कैसे, ये देखिए ये हमारा क्या है B बन रहा है। ये हमारा क्या है B है। ठीक है, ये तीनों क्या है एक दूसरे के 90 डिग्री सेल्सियस पे है। एक दूसरे के लंबवत है और ये जो है हमारा E है, ये वेव के फॉर्म में चल रहा है और इसी वेव के फॉर्म में अगर B चलेगा तो ये B ऐसे चलेगा। और रही बात V की, तो V हमारा क्या है माध्य है। इसको हम बैलेंसिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। लेकिन माध्य बोलना ज्यादा सही है। ठीक है, V जो है हमारा ये माध्य है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो इंसिडेंट है, यही हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EMW इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, आपको समझ में आया विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, ये कैसे निकलती हैं, ये एक दूसरे के लंबवत कैसे होती हैं और इसको हम कैसे शो करते हैं। अब अगला है हमारा तरंग शब्दावली। तरंग शब्दावली। तरंग शब्दावली क्या है देखते हैं।
आप सपोज दैट पानी में कंकड़ फेंक रहे हैं, ठीक है। आपने पानी में एक कंकड़ फेंका और जब आप उसे ऊपर से देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, राउंड 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 करके दिखेगा, ठीक है। जब आप ऊपर से देखेंगे तो वो हमें गोल गोल दिखेगा, लेकिन वही जब आप उसको पास जाके देखेंगे तो वो हमें वेव की तरह दिखेगा, ऐसे लहर जैसा, ठीक है। अगर आप पास से देखेंगे तो वो हमें ऐसा दिखेगा, गोल गोल ऊपर जाके, लेकिन जब वही पास से दिखेंगे तो वो हमें ऐसे वेव के तौर पे दिखेगा, ठीक है। तो तरंग शब्दावली जो कहा गया है वो क्या है, अगर हमको इसको वेव के फॉर्म में दिखाना होगा तो हम इसे कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे हम इसे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, माध्य हो गया। ये मिडिल पॉइंट है तो हम इसको माध्य बोल सकते हैं। ये जो हमारे वेव का ऊपरी पॉइंट है, सबसे जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंग। और जो नीचे का पॉइंट होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, गर्त, ठीक है। अपर पीक को बोलते हैं श्रृंग और लोअर पीक को क्या बोलते हैं, गर्त। अब देखिए, माध्य से वेव की जो सबसे मैक्सिमम दूरी होती है, जो सबसे अधिकतम पीक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयाम। इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। माध्य से जो हमारे वेव की तरंग की जो सबसे मैक्सिमम जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयाम। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारी आयाम हुई। इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम क्या बोलेंगे, आयाम। ये हमारी आयाम हुआ, ठीक है। आयाम को हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। आयाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और अगर सिंपल लैंग्वेज में इसे हम कहें तो वेव का जो अधिकतम विस्थापन होता है उसे हम आयाम बोलते हैं। किसी वेव का जो अधिकतम विस्थापन होता है उसे हम आयाम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट है हमारा तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा से हम इसको डिनोट करते हैं। ये है हमारा लैम्डा। तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेव लेंथ। अब वेव लेंथ क्या होता है, अभी जैसे कि हमने कहा था कि हम किसी पानी में कंकड़ को फेंकते हैं और जब हम उसको ऊपर से देखते हैं तो वो हमें क्या होता है, ऐसे छल्ले की तरह गोल गोल दिखाई देता है। ये जो तरंग की एक परिधि होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ या लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। जो एक परिधि होती है पूरी, उसी को हम तरंग दैर्घ्य
या लेमडा बोलते हैं। ठीक है, इसमें चूंकि ये राउंड था तो आप समझ गए आराम से, ये एक जो पूरी परिधि है इसको हम लेमडा कहेंगे। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में है तब आप कैसे पता करेंगे? अगर ये इस फॉर्म में है तब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा लेमडा क्या है? तो देखिए, तरंग की एक परिधि से दूसरी परिधि, यहां से यहां तक की हमारी दूरी कितनी हुई? आधी दूरी हुई। और यहां से यहां तक की हमारी दूरी कितनी हुई? आधी दूरी हुई। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है ये हमारी एक परिधि हुई और इसे ही हम लैम्डा कहेंगे। ठीक है, यहाँ ये हमारा जो एक तरंग होता है, एक हिस्सा ये हमारी आधी परिधि होती है और ये जो नीचे का एक हिस्सा हुआ ये हमारी आधी परिधि होती है। यानी ये दो हिस्से जो मिलते हैं ये पूरी हमारी एक परिधि हुई। ठीक है, तो ये हमारा लेमडा हुआ। वही अगर आप कहें इसको और इसको देखें और आपको लेमडा निकालना हो, सपोज दैट आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये क्या होगा? इसका एक परिधि कहाँ होगा? तो एक चौथाई हिस्सा ये, एक चौथाई हिस्सा ये, एक चौथाई हिस्सा ये और एक चौथाई हिस्सा ये। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक आधा और यहाँ से यहाँ तक आधा। तो हमारा जो लेमडा होगा वो ये होगा। ठीक है, अगर अपर पीक से लिया जाए तो ये हमारा लेमडा होगा। बहुत लोग ये भी कह देते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रिंग होता है तो एक ऊंचाई से एक पीक से लेके दूसरे पीक के जो बीच की दूरी होती है इसको हम लेमडा कहते हैं। लेकिन नहीं, लेमडा हमारा क्या होता है? यहां से यहां तक की एक परिधि की जो दूरी होती है उसे हम लेमडा कहते हैं। लेमडा दैट मीन्स तरंग दैर्घ्य, और तरंग दैर्घ्य का मात्रक हमारा क्या होता है? मीटर होता है। हमारे तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अगला देखते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आवृत्ति को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब क्या है? किसी दिए गए तरंग में एक सेकेंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, किसी दिए गए बिंदु से एकांक समय में एक सेकेंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या है? क्या डिफिनेशन है? किसी दिए गए बिंदु से एकांक समय में
गुजरने वाली संख्या को आवृत्ति कहते हैं। गुजरने वाली संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक क्या हुआ? हम लिख सकते हैं इसका मात्रक हर्ट्ज भी होता है। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक 1 में सेकेंड भी हो सकता है, सेकेंड -1 भी हो सकता है, सेकेंड को पावर -1 हर्ट्ज। ठीक है, ये तीनों आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति को हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, आवृत्ति को हम कैसे शो करते हैं? म्यू से। कहीं कहीं आवृत्ति को एफ से भी शो किया जाता है। अब देखते हैं क्या कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं कि 1 सेकेंड में कितनी तरंगें गई हैं। ठीक है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है। सपोज दैट ये 3 है, ग्राफ आपके सामने। तो पहले वाले में कितना है हमारा? पहले वाला दिया हुआ है कि 2 सेकेंड, तो अगर 2 सेकेंड यहाँ है तो यानी 1 सेकेंड यहाँ होगा। ठीक, तो हमारे कितने हुए? आधे ये, आधे ये। ठीक, आधी आवृत्ति ये और आधी आवृत्ति ये, यानी 2 सेकेंड में एक आवृत्ति हुई, तो हमारी 1 सेकेंड में कितनी आवृत्ति होगी? आधी आवृत्ति होगी। ठीक है, हम कह सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ देखते हैं, आधा ये, आधा ये। 1 सेकेंड में कितनी आवृत्ति हुई? 1 आवृत्ति हुई। ठीक है, और यहाँ देखते हैं आधा ये, चूंकि हमारा यहाँ टाइमिंग यही दिया हुआ है तो 1 सेकेंड में हाफ आवृत्ति हुई। इसका मात्रक हम हर्ट्ज लिख रहे हैं यहाँ। आप सेकेंड पे पावर -1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? आवर्तकाल। अभी हमने क्या पढ़ा? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। अगला है हमारा आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ध्यान से देखिएगा, एक तरंग को गुजरने में लगा समय ही हमारा आवर्तकाल कहलाता है। आवृत्ति क्या कह रही है? किसी दिए गए बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाली संख्या की आवृत्ति कहलाती है, जबकि हमारा आवर्तकाल क्या कह रहा है कि एक तरंग को गुजरने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम कहें तो लैम्डा दूरी तय करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। लैम्डा दूरी तय करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा।
हम दोनों के बीच संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी दिए गए बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाली संख्या को आवृत्ति कहते हैं, जबकि एक तरंग को गुजरने में जो समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कह सकते हैं। आवर्तकाल दैट मीन्स टी। आवर्तकाल क्या कह रहा है? एक तरंग को गुजरने में लगा समय। आवर्तकाल दैट मीन्स टाइम पीरियड। तो टी सेकेंड में एक तरंग गुजर रही है, तो एक सेकेंड में 1/t तरंग गुजरेगी। ध्यान से देखिएगा, आवर्तकाल दैट मीन्स टी। तो टी सेकेंड में एक तरंग गुजर रही है, तो एक सेकेंड में 1/t तरंग गुजर रही है। ठीक है, अब देखिए, एक सेकेंड को हम क्या कह सकते हैं? आवृत्ति कह सकते हैं। ये हमारा आवृत्ति है म्यू, वी नहीं है म्यू, इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, म्यू अपॉन में टी क्या है हमारा? आवर्तकाल। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में टी। हमारा एक फॉर्मूला बना आवृत्ति और आवर्त के बीच संबंध। ठीक है, अब देखिए, अगला है हमारा तरंग की चाल या वेग। अगला क्या है हमारा? तरंग की चाल। तरंग की चाल, चाल या वेग एक ही चीज होता है। अगला टॉपिक है हमारा तरंग की चाल या वेग। और सबको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। ठीक है, दूरी बटा में समय। तो चाल क्या है हमारा? चाल को हम v से डिनोट करते हैं। ठीक, दूरी दैट मीन्स लैम्डा। यहाँ पे हम दूरी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और समय है हमारा t। फॉर्मूला बना। अब अगर आप हम देखें, v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन म्यू। हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में t हमारा क्या है? म्यू है। 1 अपॉन में t को हम म्यू लिखे हैं, तो वहां पे हम v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में म्यू लिख सकते हैं। दैट मीन्स वेग या चाल बराबर v बराबर लैम्डा तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति। हमारा एक नया फॉर्मूला क्या बना?
चाल बराबर तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप इसको रिवाइज करिए, फिर कल एक नए टॉपिक के साथ आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आप इसको अच्छे से तैयार करते रहिए, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हो सकता है इसको ख़त्म करने में हमें महीनों लग जाए। ठीक है, थैंक यू।